ब्राइडल जब तैयार होती हैं तो उन पर एक फ्लॉलेस स्किन का एक दबाव होता है, वो उस प्रेशर में आ जाती हैं। देखिए, फ्लॉलेस स्किन इज़ नॉट रियली हेल्थी स्किन। जो चीज़ ज़रूरी है दैट इज़ हेल्दी स्किन, और उस हेल्दी स्किन को अचीव करना ये 2-3 दिन या फिर हफ्ते या इवन 1 महीने की बात नहीं है। शादी का टाइम नज़दीक आ रहा होता है तो कभी मदर कह रही होती हैं कि बेटा ये लगा लो, में स्किन को काफ़ी ख़राब कर देती है, एक्ने करती है, इन्फ्लेमेशन करती है, पिगमेंटेशन ख़राब करती है, क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो हर स्किन टाइप के लिए नहीं होती है। देखने में आता है कि ये जो काफ़ी दावे किए जाते हैं कि 3 दिन में या 7 दिन में या 5 दिन में आपकी स्किन ग्लो करना शुरू कर देगी। स्किन साइकिल 28 टू 40 डेज़ का होता है। तो अगर हम एक्ने या पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो हम उसको 7 डेज़ में क्लियर नहीं कर सकते। 6 to 8 वीक्स अप टू 12 वीक्स भी लग जाते हैं पिगमेंटेशन को कंट्रोल करते करते। ओवरऑल आपको ट्रीट नहीं कर सकते 3 to 5 और 7 डेज़ में। एक टर्म यूज़ की जाती है इंस्टेंट ग्लो के, जिसकी वजह से डेड सेल्स जो हैं वो रिमूव होते हैं और डीप हाइड्रेशन की जाती है। हम उसमें सीरम्स जो हैं वो इन्फ्यूज़ करते हैं स्किन टाइप के लिहाज से। उनके पास मेडिकल नॉलेज नहीं है, उनको आपकी स्किन टाइप का नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि ये एक्ने किस वजह से है, ये हार्मोनल एक्ने है, ये फंगल एक्ने है, या इस एक्ने के कोई और रीजंस हैं। एज अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करेंगी कि जो ब्राइड्स हैं शादी से पहले किन ट्रीटमेंट्स को अवॉइड करें? इवन इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स जो हैं उनको भी शादी से बहुत नज़दीक नहीं करना चाहिए। अगर वो 6 to 12 वीक्स पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए ताकि वो उनकी हीलिंग हो जाए। समटाइम्स देयर चांसेस कि उनकी वजह से कुछ पिगमेंटेशन हो जाए, क्योंकि कुछ स्किन टाइप्स होती हैं जिनमें पिगमेंटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक और टर्म यूज़ की जाती है ग्लूटाथायोन। इट्स नॉट अ वाइटनिंग ट्रीटमेंट, और इसको कभी भी मैं एज अ वाइटनिंग ट्रीटमेंट रेकमेंड नहीं करती। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के लिए ये काफ़ी अच्छा है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। मतलब कि जो स्किन टोन है इसकी हमारी टाइप्स होती हैं 1 से लेकर 6 तक, 6 बीइंग वेरी डार्क एंड 1 बीइंग एक्सट्रीमली फेयर। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आइडियल स्किन केयर जर्नी शादी से पहले कितने अरसे पहले शुरू कर देनी चाहिए? कंसल्टेशन में जो इश्यूज़ हैं, स्किन के कंसर्न्स हैं, उनको हाईलाइट हो जाना चाहिए। मंथ्स पहले ये जर्नी स्टार्ट हो जाना चाहिए, असेसमेंट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सारा स्किन स्टूडियो में और मैं हूं आपका होस्ट अली अकबर। नाज़रीन, लास्ट एपिसोड में आपने जाना था कि स्किन केयर के रिलेटेड कितने मसाइल होते हैं और उनके हल क्या हैं, उस पर हमने डिटेल में बात की थी। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ब्राइडल स्किन केयर रूटीन के हवाले से। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे ब्राइड्स तैयार होती हैं उनके ऊपर एक प्रेशर होता है, एक फ्लॉलेस स्किन का दबाव होता है, वो इस प्रेशर में आ जाती हैं और इसके प्रेशर में आते ही वो डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पर अप्लाई करती हैं और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करती हैं, एक्सपेरिमेंट्स करती हैं बग़ैर किसी डॉक्टर के कंसल्ट किए हुए, और वो उनकी स्किन केयर पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालती हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे यहाँ पर ब्राइडल स्किन केयर रूटीन में क्या हकीकत है और क्या मिथ्स हैं। डॉक्टर सारा एस्थेटिक फिजिशियन हमारे साथ मौजूद होंगी और वो हमें बताएंगी कि इनका हल क्या है और इस प्रेशर को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सारा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। डॉक्टर साहबा, ये हमें बताइएगा कि आजकल देखा जाता है कि जो न्यू ब्राइड्स होती हैं, ब्राइडल जब तैयार होती हैं तो उन पर एक फ्लॉलेस स्किन का एक दबाव होता है, वो उस प्रेशर में आ जाती हैं। ये ऐसा दबाव प्रेशर क्यों होता है और उसमें प्रेशर में आके जब वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स अपनी स्किन केयर पर अप्लाई करती हैं तो उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? देखिए, जो शादी है दैट्स वंस इन अ लाइफ टाइम। तो उसकी वजह से एक प्रेशर सा होता है ब्राइड्स पे कि उन्होंने बहुत प्यारा लगना है और बहुत खूबसूरत लगना है। फिर हम जो सोशल मीडिया पे जो वेडिंग्स देखते हैं उनमें भी मेकअप इतना ज़्यादा हुआ होता है कि नॉर्मली ब्राइड्स काफ़ी अच्छी लग रही होती हैं। तो इसलिए काफ़ी प्रेशराइज्ड फील करती हैं ब्राइड्स कि वो भी फ्लॉलेस लगें। लेकिन ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि फ्लॉलेस स्किन इज़ नॉट रियली हेल्थी स्किन। जो चीज़ ज़रूरी है दैट इज़ हेल्दी स्किन, और उस हेल्दी स्किन को अचीव करना ये 2-3 दिन या फिर हफ्ते या इवन 1 महीने की बात नहीं है। वो एक रेगुलर रूटीन होती है, आपका एक लाइफस्टाइल होता है जिसको आपने मैनेज करना होता है। और अगर ब्राइड्स जो हैं शादी से पहले कुछ करवाना भी चाहें तो जस्ट बिफोर द वेडिंग उनको ये चीज़ें शुरू नहीं करवानी चाहिए। दे शुड गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम ताकि नेचुरली उनकी स्किन को इम्प्रूव किया जा सके, जो इश्यूज हैं, जो कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस किया जा सके एंड दे कैन एक्चुअली हैव हेल्दी फ्लॉलेस स्किन। फ्लॉलेस स्किन इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन हेल्दी स्किन इज़ पॉसिबल। नाइस इवन टोन स्किन इज़ पॉसिबल।
अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसी प्रेशर में जब ब्राइड्स होती हैं वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करती हैं अपने स्किन पर बगैर किसी डॉक्टर के कंसल्ट किए, आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए ये बेसिकली होता ये है नॉर्मली कि जब शादी का टाइम नज़दीक आ रहा होता है तो कभी मदर कह रही होती हैं कि बेटा ये लगा लो, कभी कोई आंटी बता रही होती हैं, कभी पार्लर वाली कह रही होती हैं कि मैं तुम्हारा ये फेशियल करती हूँ, वो करती हूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर वेरी हार्मफुल। और स्पेशली ये जो पार्लर के जो फेशियल्स होते हैं उनमें ब्लीचिंग और पॉलिशिंग जो होती है, दिस इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर स्किन। वो उस टाइम के लिए 1-2 दिन के लिए ग्लो दे देती है, लेकिन बाद में स्किन को काफ़ी ख़राब कर देती है, एक्ने करती है, इन्फ्लेमेशन करती है, पिगमेंटेशन ख़राब करती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा आपके पास भी काफ़ी ब्राइड्स आती होंगी, उनके क्या फ़ियर्स होते हैं और उसको कैसे ओवरकम किया जाता है? देखिए ब्राइड्स के जो फ़ियर्स होते हैं वो नॉर्मली उनकी स्किन कंसर्न के साथ ही होते हैं। नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में जो इश्यूज़ हैं वो एक्ने का है, पिगमेंटेशन का इशू बहुत ज़्यादा कॉमन है। और एक और फ़ियर होता है कि कोई रिएक्शन ना हो जाए, कोई ट्रीटमेंट करवाएं उसका रिएक्शन ना हो जाए शादी के बिल्कुल नज़दीक, तो फिर क्या करेंगे? तो इसका यही हल है कि टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं। जो अगर इशू है इफ़ दे हैव एक्ने और पिगमेंटेशन तो कम से कम 3 से 4 महीने तो रखें, आइडियली 6 मंथ्स होने चाहिए ताकि उनकी एक्ने पिगमेंटेशन को कम किया जा सके और शादी के नज़दीक उनको फिर हाइड्रेशन और ग्लो की तरफ लेके आया जा सके। अच्छा ये जो कंसल्टेशन है उनके फ़ियर को कैसे क्लियर करती है? देखिए जब कंसल्टेशन होती है ना तो इट्स अ वेरी डिटेल्ड कंसल्टेशन। उसमें उनकी स्किन टाइप को असेस किया जाता है सबसे पहले, क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो हर स्किन टाइप के लिए नहीं होती है, ट्रीटमेंट्स डिफरेंट होती हैं। ऑब्वियसली। स्किन टाइप को असेस किया जाता है, उनकी स्किन के इशू को असेस किया जाता है और उसके साथ उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री ली जाती है। पहले उनकी कोई मेडिकल कंडीशंस तो नहीं रही, कोई मेडिकेशंस वगैरह तो नहीं लेती, कोई एलर्जीज़ तो नहीं है, कोई ट्रीटमेंट्स पहले करवाई हों, अगर पिगमेंटेशन थी तो उसकी कोई ट्रीटमेंट्स करवाई हों, कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ, एक्ने फ्लेयर अप पहले हुई या नहीं हुई, कितने फ्रीक्वेंटली एक्ने फ्लेयर अप होती है, डाइट उनकी किस तरह की है, लाइफस्टाइल उनकी कैसी है, हर चीज़ को असेस करके जेनेटिकली भी उनका बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली में सिस्टिक एक्ने तो नहीं रन कर रही, हार्मोन्स का इशू तो नहीं है, मतलब कि एग्जामिन किया जाता दिस है इज़ अ उनको। वेरी डिटेल्ड हिस्ट्री बेसिकली। और साथ ही फिर उनको एग्जामिन भी किया जाता है और इन सब चीज़ों को फिर मद्देनज़र रख के ही उनके लिए एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है और उसके लिहाज से उनकी फिर ट्रीटमेंट की जाती है। देखने में आता है कि ये जो काफ़ी दावे किए जाते हैं कि 3 दिन में या 7 दिन में या 5 दिन में आपकी स्किन ग्लो करना शुरू कर देगी, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि देखिए जो स्किन का टर्नओवर है ना, स्किन साइकिल 28 टू 40 डेज़ का होता है। तो अगर हम एक्ने या पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो हम उसको 7 डेज़ में क्लियर नहीं कर सकते, मेडिकली पॉसिबल नहीं है। हम ग्लो दे सकते हैं, हाइड्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्किन बैरियर को रिपेयर कर सकते हैं 3, 5 और 7 डेज़ में। लेकिन अगर कोई प्रॉपर इश्यूज़ हैं, कोई कंसर्न्स हैं, जैसे कि मैंने कहा है एक्ने या फिर पिगमेंटेशन, उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और उसमें टाइम लगता है। 6 टू 8 वीक्स अप टू 12 वीक्स भी लग जाते हैं पिगमेंटेशन को कंट्रोल करते करते। मतलब ये जो दावे किए जाते हैं मतलब इनमें सदाकत नहीं है। ये सिर्फ़ एक मतलब ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करने के लिए होता है। इसमें सदाकत सिर्फ इस इतनी है कि ये आपको ग्लो दे देते हैं, हाइड्रेशन इम्प्रूव कर देते हैं, आपकी स्किन बैरियर को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको ट्रीट नहीं कर सकते 3 टू 5 और 7 डेज़ में। अच्छा ये जो 3 टू 5 7 डेज़ का कहते हैं इसमें एक टर्म यूज़ की जाती है इंस्टेंट ग्लो के। इंस्टेंट ग्लो क्या होता है? इंस्टेंट ग्लो देखिए हाइड्रा फेशियल से भी इंस्टेंट ग्लो आता है, अच्छा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंस्टेंट ग्लो जो है वो आपका हमेशा रहेगा, दैट इज़ टेम्पररी। और होता क्या है, इफ़ वी टॉक अबाउट हाइड्रा फेशियल रिलेटेड इंस्टेंट ग्लो, तो उसमें स्किन की एक्सफोलिएशन होती है जिसकी वजह से डेड सेल्स जो हैं वो रिमूव होते हैं और डीप हाइड्रेशन की जाती है। हम उसमें सीरम्स जो हैं वो इन्फ्यूज़ करते हैं स्किन टाइप के लिहाज से, तो दैट गिव्स ब्राइटनेस एंड इंस्टेंट ग्लो एज वेल विच लास्ट्स फॉर अ फ्यू डेज, और उसके साथ वो स्किन को क्लियर आउट भी करते हैं। तो अगर एक्टिव्स यूज़ किए जाएं घर में उसके बाद तो उनकी पेनिट्रेशन बेहतर होती है, तो अगर कोई कंसर्न्स हो स्किन के तो वो भी इम्प्रूव होते हैं ओवर टाइम। लेकिन अगर कोई स्किन ग्लो जो है आपको पार्लर के फेशियल के बाद मिल रहा है तो दैट लास्ट फॉर मे बी अ डे और 2 एज वेल बिकॉज ऑफ द पॉलिशिंग एंड ब्लीचिंग। लेकिन उसके बाद आपकी स्किन और ख़राब होती है क्योंकि उससे फिर एक्ने फ्लेयर अप होने के चांसेस होते हैं और पिगमेंटेशन जो है इट गेट्स वर्सन इवन मोर। अच्छा ये जो गली मोहल्ले के ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, सैलून्स होते हैं, उनमें जाके ब्राइडल्स तैयार होती हैं और हर चीज़ मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट्स कराए जाते हैं। आप क्या प्रेफ़र करते हैं कि वहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखें एक तो उनके पास प्रॉपर्ली ट्रेंड मेडिकल स्टाफ नहीं होता। इक्विपमेंट्स वो भी नहीं होते।
उनके पास इक्विपमेंट तो बात की बात है, पहले वो आपको असेस कैसे करेंगे? उनके पास मेडिकल नॉलेज नहीं है, उनको आपकी स्किन टाइप का नहीं पता। अगर आपकी एक्नी है या किसी की भी एक्नी है, तो उनको ये नहीं पता कि ये एक्नी किस वजह से है, ये हार्मोनल एक्नी है, ये फंगल एक्नी है, या इस एक्नी के कोई और रीजंस हैं। तो वो हर जो इशू होता है उसकी एक स्टैंडर्ड उनकी ट्रीटमेंट होती है, एक स्टैंडर्ड फेशियल होता है बेसिकली, जो वो हर किसी को देते हैं। किसी को सूट कर जाता है, ज़्यादा लोगों को सूट नहीं करता, और जिनको सूट करता भी है उसके 2-4 दिन के बाद उनको भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। फिर उनके पास इक्विपमेंट भी नहीं होता, और जो इक्विपमेंट होता है वो भी प्रॉपर्ली स्टेरलाइज नहीं होता। एक ही चीज़ें जो है वो बार बार पेशेंट्स पे या उनके जो क्लाइंट्स होते हैं उन पे यूज़ की जाती हैं, अप्लाई की जाती हैं, जिनकी वजह से इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब भाई, फेशियल में भी डिफरेंट टाइप्स आ रही होती हैं, जैसे डायमंड फेशियल है, वाइटनिंग फेशियल हो गया, गोल्ड फेशियल हो गया। तो मेडिकल असिस्टेंट के बगैर क्या फ़ैसला किया जा सकता है कि यहाँ पे कौन सा फेशियल अप्लाई किया जाएगा देखिए, असेसमेंट के बगैर? ये तो नाम है, नाम तो कोई भी रख सकते हैं, डायमंड, गोल्ड, प्लैटिनम, जो मर्जी नाम रख लें, लेकिन जो चीज़ पता होनी चाहिए वो ये कि इस फेशियल में है क्या, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ हो रही हैं, मशीन्स कौन सी यूज़ हो रही हैं, और वो क्या कर रही हैं। और ये सारी चीज़ें स्किन टाइप, स्किन कंसर्न के लिहाज से ही डिसाइड की जाती हैं। मतलब मेडिकल असेसमेंट के बगैर मतलब आप फ़ैसला नहीं कर सकते? मेडिकल असेसमेंट के बगैर फ़ैसला करना भी नहीं चाहिए। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। एज अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करेंगी कि जो ब्राइड्स हैं शादी से पहले किन ट्रीटमेंट्स को अवॉइड करें? शादी से बिल्कुल पहले तो डीप केमिकल ब्राइड्स और पील्स। ग्रूम दोनों के लिए? जी, देखें, डीप केमिकल पील्स, रीसर्फेसिंग लेज़र्स, जो कि एग्रेसिव रीसर्फेसिंग लेज़र्स होती हैं, वो ये शादी से नज़दीक, काफ़ी नज़दीक इनको अवॉइड करना चाहिए। इवन इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स जो हैं उनको भी शादी से बहुत नज़दीक नहीं करना चाहिए। अगर तो पील्स की ज़रूरत है तो दे शुड बी डन एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स बिफोर वेडिंग, और रीसर्फेसिंग लेज़र्स जो हैं वो 6 to 12 वीक्स पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए, ताकि वो उनकी हीलिंग हो जाए, और खुदा न खास्ता कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसको भी मैनेज कर लिया जाए। और इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स भी जो हैं उन 3 to 4 वीक्स पहले होनी चाहिए। लास्ट मंथ में सिर्फ ग्लो, हाइड्रेशन पे और स्किन बैरियर पे फोकस होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी ट्रीटमेंट्स का जिक्र किया, तो ये बताइएगा कि अगर ट्रीटमेंट्स करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? देखिए, मतलब कि ये जो केमिकल पील्स की मैं बात कर रही हूँ और रीसर्फेसिंग लेज़र्स की, उनको अगर शादी के नज़दीक करें तो समटाइम्स देयर चांसेस कि उनकी वजह से कुछ पिगमेंटेशन हो जाए, क्योंकि कुछ स्किन टाइप्स होती हैं जिनमें पिगमेंटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो हो सकता है। उसके अलावा जब डीप केमिकल पील्स करते हैं तो उसमें बर्न्स के चांसेस होते हैं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। वैसे तो स्किन की टाइप और जेनेटिक्स वगैरह हर चीज़ को असेस करके ही ट्रीटमेंट दी जाती है, लेकिन इट्स बेटर कि आप शादी से नज़दीक ये ट्रीटमेंट्स ना करवाएं, क्योंकि अगर साइड इफ़ेक्ट्स हों तो उनको मैनेज किया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे बढ़ें तो बात करेंगे, एक और टर्म यूज़ की जाती है ग्लूटाथायोन। ये जो प्रोसेस है, ये जो ड्रिप्स का ट्रेंड है, ये कैसे बढ़ा है? आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मेरे ख्याल में ये तो मतलब इस एडवर्टाइजिंग इसकी काफ़ी हुई है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, ड्रिप्स क्यों लगाई जाती हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये इतनी फेमस क्यों है, क्योंकि इसकी एडवर्टाइजिंग काफ़ी हुई है। काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं जो कि इनको प्रमोट करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये इंस्टेंट फेयरनेस, इंस्टेंट वाइटनिंग का जो प्रॉमिस होता है वो लोगों को काफ़ी लोअर इन कर लेता है कि इन इंजेक्शन से प्रॉबेबली देयर सम मैजिक मिरेकल इंजेक्शंस जिनको लगाते ही हम बहुत फेयर हो जाएंगे, तो ये हमें यूज़ करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली ग्लूटाथायोन जो है इट्स नॉट अ वाइटनिंग ट्रीटमेंट, और इसको कभी भी मैं एज अ वाइटनिंग ट्रीटमेंट रेकमेंड नहीं करती। ठीक है। दिस इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट, इट्स अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। अब होता क्या है कि ये आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को और जो आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको कम करता है, फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है, जिसकी वजह से आपके अगर स्किन का हो तो स्किन में ग्लो आता है, इन्फ्लेमेशन में भी कमी आती है, आपकी एक्ने जो है वो भी काम डाउन होती है, कुछ हद तक पिगमेंटेशन भी काम डाउन होती है। ठीक है। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के लिए ये काफ़ी अच्छा है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है और लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो लेकिन अगर ये देखा जाए कि सिर्फ वाइटनिंग के लिए इसको यूज़ करना है तो वो नहीं हो सकता। हमारी जो स्किन का टोन
अल्लाह ने बना दिया है वो टोन हम इम्प्रूव नहीं कर सकते 1 to 2 लेवल्स तक। मतलब कि जो स्किन टोन है इसकी हमारी टाइप्स होती हैं 1 से लेके 6 तक, 6 बीइंग वेरी डार्क एंड 1 बीइंग एक्सट्रीमली फेयर। ठीक है। तो अगर कोई मेरे पास आया और कहे कि मेरा स्किन टाइप 4 है, विच इज़ यूजुअली इन पाकिस्तान स्किन टाइप इज़ 3 to 4, 4 को हम स्किन टाइप 2 में कन्वर्ट कर दें, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब ये है कि रिपीटेड इंजेक्शंस के बाद स्किन में ग्लो आ जाता है, इवन टोन हो जाता है, लेकिन उसको भी मेंटेन करने के लिए बहुत सी उसकी ट्रीटमेंट सेशंस चाहिए होते हैं जो कि रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसको हर कोई करवा भी नहीं सकता। इसको करवाने से पहले कुछ ब्लड टेस्ट्स करवाने होते हैं, और अगर इसका लॉन्ग टर्म और ओवर यूज़ किया जाए तो उसकी वजह से ये लिवर टॉक्सिसिटी भी कर देता है, किडनी डैमेज भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं, कुछ अननोन ड्रग रिएक्शंस हो जाते हैं। तो इट्स नॉट समथिंग दैट शुड बी टेकन लाइटली। अच्छा, ये जो ट्रीटमेंट है इसका असर कितनी देर तक रहता है? लाइक अगर 6 मंथ्स तक, 1 साल तक, कितनी देर तक? अच्छा, इसका असर जो है पहली चीज़ तो ये कि इसके सेशंस कितने चाहिए होते हैं। 6 to 8 सेशंस इसके चाहिए होते हैं वीकली बेसिस पे, इसका कुछ आपको रिज़ल्ट लेने के लिए, जो हम टोन की बात कर रहे हैं उसके लिए। उसके बाद फिर आपको मंथली बेसिस पे एक सेशन रिपीट करवाना पड़ता है, एंड यू हैव टू कीप डूइंग इट फॉर एवर। आप जब उसको छोड़ेंगे विद इन अ मंथ और 2 रिजल्ट्स वापस चले जाएंगे। ओके। अच्छा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कोई हैं वैसे? अभी आपको बताया नहीं, आपने पॉजिटिव तो बता दिया कि काफ़ी, मतलब सिर्फ वाइटनिंग के अलावा लिवर इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। नहीं, मैंने बताया लिवर टॉक्सिसिटी, किडनी डैमेज, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, ड्रग इंटरेक्शंस हो सकते हैं, ऑल ऑफ दोज। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इसके इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, तो उसमें भी हो सकता है हेडेक होती है, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन और नोज़िया हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इनिशियली, हर किसी में नहीं होते लेकिन हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो ट्रीटमेंट्स हैं, इंजेक्शंस हैं, डॉक्टर की सुपरविजन के बगैर अगर आप करते हैं, ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, तो वो स्किन के लिए तो आपके लिए मतलब बेनिफिट साबित नहीं होते, लेकिन इसके साथ साथ अगर स्किन के अलावा आपकी टोटल मेडिकल हेल्थ की अगर बात की जाए, उस पर कितना साइड इफेक्ट होता है इनका? दिस इज़ वेरी हार्मफुल। ये आपको डॉक्टर की सुपरविजन और कंसल्टेशन के बगैर तो इनकी तरफ जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखें हर किसी के लिए ये हो भी नहीं सकती। सबसे पहले हमें प्रॉपर पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है, उनको असेस करना होता है, फिर उसके साथ उनके कुछ ब्लड टेस्ट्स करवाने होते हैं, उनके लिवर फंक्शंस, किडनी फंक्शन टेस्ट्स होते हैं, फुल ब्लड काउंट को देखना होता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद, टेस्ट्स करवाने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि किसी पेशेंट के लिए ये सूटेबल हैं भी या नहीं, और फिर उसके बाद ही ये ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है। तो अगर किसी पार्लर से आप ये ट्रीटमेंट लेते हैं, वो ये सारी असेसमेंट आपकी नहीं करेंगे। इट कैन बी वेरी हार्मफुल, इट कैन बी वेरी रिस्की। ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत डैमेजिंग है। अगर देखें किसी को लिवर का इशू है पहले ही और उनको नहीं पता कि देयर इज़ सम अंडरलाइंग लिवर कंडीशन गोइंग ऑन, और वो ये इंजेक्शंस लेने शुरू कर देते हैं टेस्ट्स के बगैर, तो वो तो लिवर टॉक्सिसिटी प्रॉपर उनको हो जाएगी, लिवर डैमेज हो जाएगा अच्छा खासा। इसके साथ उनके किडनी फंक्शंस भी अफेक्ट हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, इनके कुछ अननोन ड्रग रिएक्शंस हो सकते हैं, कुछ वैसे जो हम ग्लूटाथायोन लगाते हैं उसके एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, एनाफिलैक्सिस हो सकता है। सो इट्स नॉट समथिंग दैट शुड बी टेकन सो लाइटली। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आइडियल स्किन केयर जर्नी शादी से पहले कितने अरसे पहले शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, शादी से 6 महीने पहले तो कंसल्टेशन होनी चाहिए, और उस कंसल्टेशन में जो इश्यूज़ हैं, स्किन के कंसर्न्स हैं, उनको हाईलाइट हो जाना चाहिए। ट्रीटमेंट का एक प्लान बन जाना चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट जो होती है वो इश्यूज़ से रिलेटेड काफ़ी सारी ट्रीटमेंट्स जो होती हैं उन्हें कंबाइन करके हम करते हैं। तो ट्रीटमेंट्स जो हैं उनमें गैप्स भी ज़रूरी हैं। ट्रीटमेंट्स हम विद इन डेज नहीं कर सकते, मतलब कि अगर एक ट्रीटमेंट किया तो उसके बाद वी हैव टू गिव अ गैप ऑफ फ्यू वीक्स सेकेंड ट्रीटमेंट के लिए, ताकि अच्छे से हीलिंग हो जाए। क्योंकि अगर हम रैपिडली सारी ट्रीटमेंट्स करेंगे तो वो स्किन को ख़राब करेंगी, बैरियर भी ख़राब करेंगी, और वो फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। तो 6 मंथ्स पहले ये जर्नी स्टार्ट हो जाना चाहिए, असेसमेंट हो जाए, प्लान बन जाए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर देखिए अगर एक्ने है, पिगमेंटेशन है, तो डेफिनेटली 6 मंथ्स पहले उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जानी चाहिए, बिकॉज दैट एनीवेज टेक्स टाइम टू रिजॉल्व। रिजल्ट्स आने में टाइम लगेगा, रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है, एक्ने को सेटल डाउन होने में टाइम लगता है, फिर एक्ने की जो रेजिडुअल पिगमेंटेशन होती है या एरिथीमा होता है या फिर स्कारिंग होती है, उनको भी मैनेज करना है। पिगमेंटेशन जो इटसेल्फ है उसको हमने काम डाउन करना है, कंट्रोल करना है, उसमें भी टाइम लगता है। तो ऑल दीज थिंग्स टेक टाइम। 6 मंथ्स पहले जर्नी स्टार्ट कर देनी चाहिए, लेकिन इस जर्नी में अगर आप बात करें कि डाइट के हवाले से अगर आप बताना चाहें, किस तरह से डाइट को मेंटेन किया जा सकता है? देखिए, डाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्किन हेल्थ। स्किन जो है हमारी, वो हमारी डाइट जो है वो हमारी स्किन पर रिफ्लेक्ट होती है। अब जैसे
हमारी जो हाई ग्लाइसीमिक डाइट है यहाँ पे पाकिस्तान में, चीनी का इंटेक हमारा बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वो जो है वो फिर एक्ने को ट्रिगर करती है। तो इसका ख्याल रखना चाहिए। जंक फूड जो है और ऑयली फूड, वो भी इन अ वे इट्स रिलेटेड टू एक्ने एज वेल, क्योंकि जब हम खाते हैं तो इन्फ्लेमेशन जो है उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि हमारे जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब सेबेशियस ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं या स्टिमुलेट हो जाते हैं तो उसमें से ऑयल की प्रोडक्शन या सीबम की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। जब वो ज़्यादा होती है तो वो हमारे पोर्स को क्लॉग करती है। पोर्स में सीबम होता है, पोर्स में डेड स्किन सेल्स होते हैं, वो क्लॉग हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्ने बनती है। तो सारी चीज़ें डायरेक्टली, तो डाइट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी स्किन पे रिफ्लेक्ट करती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको भी ठीक किया जाए। डाइट के अलावा हमारे स्ट्रेस लेवल और स्लीप, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्किन हेल्थ पे। अगर हमारा स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो स्ट्रेस में एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो रिलीज़ होता है। कॉर्टिसोल जो है वो फिर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, वो हीलिंग जो है उसको स्लो डाउन करता है। अगर एक्ने हो तो उसकी हीलिंग भी कम हो जाती है, पिगमेंटेशन भी करता है, स्किन बैरियर भी ख़राब होता है, काफ़ी कुछ होता है कॉर्टिसोल की वजह से भी। तो स्ट्रेस को भी रिड्यूस करें, अपना स्लीप पैटर्न बेहतर करें और डाइट को इम्प्रूव करें। अब जैसे ब्राइड्स पे काफ़ी स्ट्रेस होता है, फ्लॉलेस स्किन का हो, ग्लो आना चाहिए, प्यारी लग रही हो नहीं लग रही, काफ़ी स्ट्रेस होता है, वो भी इफ़ेक्ट करता है उनकी स्किन केयर पे। देखिए, जो अर्ली कंसल्टेशन होती है उसका ये एक फ़ायदा भी होता है कि ब्राइड्स का स्ट्रेस उसकी वजह से रिलीज़ होता है। वो क्यों रिलीज़ होता है? क्योंकि दे हैव अ प्रॉपर प्लान इन हैंड। उन्हें पता है कि मेरी किस स्टेज पे कौन सी ट्रीटमेंट होनी है और उसका मुझे क्या फ़ायदा होगा। और जब उन्हें साथ साथ रिजल्ट्स भी नज़र आ रहे होते हैं तो उनका स्ट्रेस लेवल भी रिड्यूस हो रहा होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो पहले से ये जर्नी और स्टार्ट गाइडेंस करें। भी काफ़ी हेल्पफुल होती है सब। एग्जैक्टली और साथ साथ हम उन्हें गाइड भी करते रहते हैं। कोई भी इशू होता है तो दे गेट इन टच विद अस, तो वी जस्ट रिकमेंड थिंग्स या फिर उनको जिस तरह से चेंजेस बताने हैं वो हम बताते रहते हैं साथ साथ। अच्छा, आपका एक मेन फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए स्किन के रिलेटेड, स्किन केयर में एज अ ग्रूम या ब्राइड, किस मेन चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए? देखिए, ब्राइड्स का फोकस जो मेन होता है वो स्किन की क्लैरिटी पे होता है कि स्किन उनकी क्लियर हो, बैरियर जो है वो ठीक हो। एज अ डॉक्टर हमारा फोकस किस चीज़ पे होता है कि स्किन इवन टोन हो, स्किन में इन्फ्लेमेशन ना हो, एक्ने काम डाउन हुई हो, और अगर कोई पिगमेंटेशन है तो हम उसको ज़रा रिलैक्स करें, काम डाउन करें। आजकल तो मेकअप हर चीज़ कवर कर देता है। देखिए, मेकअप शुड बी द लास्ट स्टेप, और शादी पे मेकअप तो होना ही होना है। उसने तो होना है, लेकिन उसके अलावा भी स्किन इस हद तक क्लियर हो जाए कि अगर मेकअप ना भी किया जाए, हर वक्त ब्राइड मेकअप में नहीं रह सकती। लाइट मेकअप भी होते हैं। ये तो फंक्शन, ड्यूरिंग फंक्शन मेकअप होता है, लेकिन उसके बाद, उससे पहले हर वक्त मेकअप करना इतना वो नहीं होता, फिजिबल नहीं होता। तो स्किन इस हद तक होनी चाहिए कि अगर मेकअप ना भी हो या लाइट सा भी मेकअप हो तो वो अच्छी लगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मेकअप की हम बात कर ही रहे हैं अभी, तो इससे रिलेटेड ये था कि अगर जो मेकअप ट्रायल फेशियल्स होते हैं, आपने देखा होगा गली मोहल्ले के जो पार्लर्स होते हैं वहाँ पे ये किया जाता है, तो डॉक्टर की गाइडेंस के बगैर मतलब स्किन को कंफ्यूज कर सकते हैं, मतलब किस हद तक स्किन के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं? देखिए, रिपीटेड फेशियल्स या रिपीटेड मेकअप के जो ट्रायल्स हैं वो स्किन को इरिटेट करते हैं। स्किन जब इरिटेट होती है तो उसकी वजह से एक्ने के चांसेस भी होते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, बैरियर डैमेज होता है, इवन पिगमेंटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दे आर नॉट रिकमेंडेड, दे शुड नॉट बी डन। मतलब काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं स्किन के ऊपर आपके वो? इफेक्टिव नहीं होते, नुकसानदेह होते हैं। नुकसानदेह। अच्छा, अगर ब्राइड्स की हम बात करें तो हर जो ब्राइड होती है उसको जो सेम स्किन केयर रूटीन मतलब सूट करती है या नहीं करती? नहीं, हर ब्राइड को सेम स्किन केयर रूटीन सूट कर ही नहीं सकती, क्योंकि सबकी स्किन टाइप डिफरेंट है, सबके जेनेटिक्स डिफरेंट हैं, सबके एनवायरमेंटल फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं, और स्किन कंसर्न क्या है, उनके इश्यूज़ क्या हैं, उस लिहाज से स्किन केयर रूटीन बनाई जाती है। एक रूटीन सबके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। अच्छा, एक फ़िल्टर्ड एक्सपेक्टेशंस होती हैं और एक नेचुरल होती हैं। आप ब्राइड को किस तरह से कॉन्फिडेंस देती हैं? देखिए, फ़िल्टर्ड एक्सपेक्टेशन तो इट्स वेरी ईजी टू अचीव, क्योंकि फ़िल्टर्स तो वेरी इजीली आजकल हर चीज़ पे लग जाते हैं, और सबको इतनी अवेयरनेस है कि पता भी चल जाता है कि किस पिक्चर पे या किस वीडियो पे फ़िल्टर लगा हुआ है और किस पे नहीं लगा हुआ। तो हमारा फोकस जो है वो नेचुरल हेल्थ पे होना चाहिए, नेचुरल ब्यूटी पे होना चाहिए, जो कि अचीवेबल है लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ और टाइमली ट्रीटमेंट्स के साथ अचीवेबल है। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सेगमेंट करेंगे जिसमें आपने क्विक रिप्लाईज करने होंगे, मतलब मैं वन वर्ड आपने आंसर देना है, मैं आपको एक टर्म दूंगा, आपने वन वर्ड का रिप्लाई करना है। स्टीरॉयड क्रीम? डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल भी नहीं, ओवरनाइट वाइटनिंग? दूर भागें, और होम रेमेडीज़ बिफोर वेडिंग? डॉक्टर की एडवाइस के साथ ही यूज़ करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक फाइनल मैसेज दीजिएगा हमारी ऑडियंस को ओवरऑल एपिसोड के रिलेटेड। देखिए, आज का एपिसोड हमारा ब्राइड्स से रिलेटेड था,
तो ब्राइड्स के लिए मेरा मैसेज यही है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियल रखें, अनरियल एक्सपेक्टेशंस की तरफ ना जाएं। स्ट्रेस से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, जितना आप स्ट्रेसफुल रहेंगे उतनी आपकी स्किन ख़राब होगी। टाइमली कंसल्टेशन ले लें, टाइमली आप अपना एक ट्रीटमेंट प्लान बना लें और उसको आप फॉलो करें, रिलैक्स करें, अपने डाइट को इम्प्रूव करें, स्लीप हाइजीन बेहतर करें, यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। प्रेशर में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये फ़िल्टर्ड पिक्चर्स या फ़िल्टर्ड वीडियोस या फिर ये जो एक्ट्रेसेस की आपको नज़र आती हैं उन पे आप बिल्कुल ना जाएं, बिकॉज दे आर नॉट रियल। डॉक्टर सारा, आज के एपिसोड को क्लोज़ करते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। और जी नाज़रीन, आपने देखा, जाना और सुना कि इस ब्राइडल स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए, उसके मसाइल क्या होते हैं और उनका हल कैसे निकाला जा सकता है। आज की गुफ्तगू में आपने देखा कि जो ब्राइडल स्किन केयर है, इसका सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं बल्कि एक प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए, आपको गाइडेंस होनी चाहिए प्रॉपर एस्थेटिक फिजिशियन से, ताकि आपके जो मसाइल हैं उनका जल्दी से जल्दी अजाला किया जा सके। तो मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए सारा स्किन स्टूडियो। और इसी के साथ अपने होस्ट अली अकबर को इजाज़त दीजिए।